दोस्तों, स्वागत है बुक नेविगेटर में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच और व्यवहार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। आज हम आपको इस किताब के सभी 20 चैप्टर को समझाएंगे, और वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि आप देख रहे हैं बुक नेविगेटर, जहां आधा अधूरा ज्ञान साझा नहीं किया जाता। हमारा मकसद सिर्फ किताब को सुनाना नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट्स को इस तरह समझाना है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे की कहानियां भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि पैसा कैसे काम करता है और हमें इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि यह भी बाकी फाइनेंस बुक्स जैसी ही होगी, जहां पैसे कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने के कुछ टिप्स दिए गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे इसके पन्ने पलटता गया, तो समझ आया कि यह सिर्फ एक आम किताब नहीं है। इसमें ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू बताए गए हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो अपने पैसे को सही तरीके से संभालना और बढ़ाना चाहता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह हमें यह नहीं बताती कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि यह समझाती है कि हम पैसों को लेकर कैसे सोचते हैं और हमारे फैसले किन कारणों से प्रभावित होते हैं। एक बहुत ही रोचक विचार जो लेखक ने साझा किया है, वह यह है कि आप पैसे के बारे में कितना जानते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो यही वजह है कि कई लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद गरीब रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा ज्ञान के भी अमीर बन जाते हैं। यही कारण है कि भारत में आज भी सिर्फ 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। इसका कारण सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि हमारी परवरिश, अनुभव और समाज भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए बैंक की एफडी सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी, क्योंकि उस समय उस पर 10 से 11% का ब्याज मिलता था। लेकिन आज की तारीख में एफडी पर सिर्फ 4 से 5% ब्याज मिलता है, और महंगाई दर 7 से 8% के आसपास है। ऐसे में अगर हम अपनी जमा पूंजी को सिर्फ बैंक में रखेंगे, तो असल में हम नुकसान ही उठा रहे हैं। यही वजह है कि आज की पीढ़ी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे निवेश के तरीकों की तरफ देख रही है। अब बात करते हैं इस किताब के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है कोई क्या है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हर इंसान की पैसे को लेकर सोच अलग होती है, और यह सोच उसके अनुभवों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो वह ज्यादा रिस्क लेने से नहीं घबराएगा, क्योंकि उसके पास बैकअप मौजूद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास या गरीब परिवार से आता है, तो उसके लिए पैसा बहुत कीमती होगा, और वह इसे बचाने के लिए अधिक सतर्क रहेगा। यही कारण है कि कुछ लोग बेझिझक स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे जुआ मानकर इससे दूर रहना पसंद करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई इंसान पैसों से जुड़ा फैसला लेता है, तो उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा भूमिका निभाती हैं: डर और अनिश्चितता। पैसा कमाने और उसे सही जगह लगाने में हमें हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं हम गलत फैसला ना ले लें। इसी डर की वजह से कई लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन जब तक वे कोई ठोस कदम उठाते हैं, तब तक अच्छा अवसर निकल चुका होता है। यह डर तब तक बना रहेगा जब तक हम खुद उन परिस्थितियों का सामना नहीं करते। यही वजह है कि कई लोग जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन जब असली पैसों से ट्रेडिंग करने लगते हैं तो घाटा उठा लेते हैं, क्योंकि जब असल पैसा दांव पर लगा हो तो भावनाएं हावी हो जाती हैं और तर्क शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि जीनियस वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही फैसले ले। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं
और गलतियां कर बैठते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम पैसे को लेकर गलत फैसले क्यों लेते हैं। दरअसल हमारे ज्यादातर फैसले हमारे पुराने अनुभवों और परिवार से सीखी हुई आदतों पर निर्भर करते हैं। हमारे दादा दादी और माता पिता के समय में रियल एस्टेट और बैंकों की एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन आज के समय में यह रणनीति ज्यादा कारगर नहीं है। नोटबंदी और रेरा जैसे नियमों के आने के बाद रियल एस्टेट में पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा। ऐसे में अगर हम पुरानी सोच के हिसाब से निवेश करेंगे तो नुकसान उठाना तय है। भारत में इन्वेस्टमेंट की समस्या सिर्फ हमारे अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में फाइनेंशियल नॉलेज को कभी जरूरी नहीं समझा गया। 1992 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सीमित थी और ज्यादातर लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र या बैंक एफडी में रखना ज्यादा सुरक्षित समझते थे। लेकिन जब से भारतीय अर्थव्यवस्था खुली है, तब से इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुले हैं। इसके बावजूद आज भी 95% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते, क्योंकि उनके पास इसकी सही जानकारी नहीं है। इस किताब के अनुसार सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे पैसों के बारे में सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन को अनिवार्य नहीं बनाया गया और लोग खुद भी इसे सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते। यही वजह है कि कई लोग अपने पैसे को सही तरीके से नहीं संभाल पाते और गलत फैसले लेते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की समझ बढ़े और आप ज्यादा पैसा कमा सकें, तो सबसे पहला कदम यह है कि धीरे धीरे पैसों के बारे में सीखना शुरू करें। याद रखें, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इसे सही तरीके से संभालना। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है समझदारी से निवेश करना और अपनी गलतियों से सीखना। इस किताब का दूसरा चैप्टर है किस्मत और रिस्क। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सफलता के पीछे किस्मत का भी जिक्र क्यों करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता केवल मेहनत और टैलेंट का नतीजा होती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? राकेश झुनझुनवाला को ही देख लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कैसे कमाया, तो उन्होंने कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे सही समय पर टाइटन जैसा शेयर मिल गया। अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर की सफलता के पीछे उसकी रिसर्च, अनुभव और समझ होती है। फिर कोई इतनी मेहनत करने के बाद अपनी सफलता को सिर्फ किस्मत पर क्यों छोड़ देता है? यही बात स्टीव जॉब्स ने भी कही थी। उनका कहना था कि एप्पल के हर सफल प्रोडक्ट के पीछे कई सारे असफल प्रोडक्ट छुपे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, मैं बहुत सफल इंसान नहीं हूं, मैं बस खुशकिस्मत हूं कि मैं सही वक्त पर सही जगह पर था। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसा इंसान, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया, अपनी सफलता का श्रेय किस्मत को दे सकता है, तो क्या इसमें कोई गहराई छुपी हो सकती है? अब इस चैप्टर के असली मैसेज पर आते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट या पैसे से जुड़े फैसले ले रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क और लक दोनों आपकी जर्नी में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार लोग अपने पूरे पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, यह सोचकर कि उन्हें जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, तो उनका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है। इसी वजह से हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन में लेवरेज यानी जोखिम को संभल कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, कई लोग शेयर मार्केट में लाखों रुपए लेकर आते हैं और एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर वह स्टॉक ऊपर चला गया तो पैसा डबल, लेकिन अगर नीचे गिरा तो पूरी कमाई खत्म। यही वजह है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। क्या आपको लगता है कि सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी? बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां हजारों और बच्चे थे, लेकिन केवल बिल गेट्स को ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आया और उन्होंने उसे सीरियसली लिया। क्या ऐसा सिर्फ मेहनत की वजह से हुआ,
या फिर इसमें किस्मत का भी कोई रोल था? लेखक इस चैप्टर में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी इंसान की सक्सेस स्टोरी को बहुत सिंपल करके देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। लेकिन असल में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि सक्सेस का पूरा खेल सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं, बल्कि लक और रिस्क का भी है। अब इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वह दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन अगर आप उनके पूरे पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में 5,000 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उनके पोर्टफोलियो का ज्यादातर पैसा सिर्फ 3 कंपनियों ने बनाया, कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस। अगर आप इन 3 कंपनियों को हटा दें तो उनका पोर्टफोलियो किसी भी आम इन्वेस्टर की तरह ही लगने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वॉरेन बफेट का सुपर सक्सेसफुल बनना सिर्फ उनकी स्किल्स पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही कंपनियों को पकड़ लेने पर भी निर्भर था। अब सोचिए, क्या कोई भी इंसान केवल मेहनत करके अरबपति बन सकता है? नहीं, क्योंकि हर सफल व्यक्ति की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब किस्मत उसका साथ देती है। यही वजह है कि नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से जब पूछा गया कि अगर उन्हें भगवान से कोई एक सवाल पूछने का मौका मिले तो वो क्या पूछेंगे, उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी इंसान की सफलता में किस्मत का क्या रोल होता है। तो सवाल यह है कि हम इस लेसन को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। लेखक कहते हैं कि जितना ज्यादा किसी इंसान की सफलता या असफलता एक्सट्रीम होती है, उतना ही ज्यादा उसमें लक और रिस्क का इफेक्ट होता है। इसलिए जब भी आप किसी सफल इंसान की स्टोरी पढ़ें तो उसकी लाइफ के फैसलों को गहराई से समझें, न कि सिर्फ उसकी उपलब्धियों को देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपनी सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ खुद को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी सफलता में लक को भी एक फैक्टर मानते हैं तो आप ज्यादा हम्बल बनते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लोगों की मदद करने के लिए मोटिवेट होते हैं। यही असली साइकोलॉजी ऑफ मनी है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ के हर फैसले में लक और रिस्क दोनों को समझना मत भूलिए। इस किताब का तीसरा चैप्टर है, कितना धन पर्याप्त है। अगर हम आपसे कहें कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं तो आप इसे कैसे संभालेंगे? शायद आपके पास इसके लिए पहले से ही कोई योजना होगी। लेकिन अगर यही सवाल हम 1,000 करोड़ रुपए के संदर्भ में पूछें तो आपका दिमाग कुछ समय के लिए शून्य हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का दिमाग जिस स्तर पर होता है उससे ठीक अगले स्तर की समस्याओं को हल करने में वह सहज महसूस करता है। लेकिन जब हम एक बहुत ऊंचे स्तर की बात करते हैं तो दिमाग को समझ नहीं आता कि इसे कैसे संभाला जाए। यही विचारधारा उस समय भी काम करती है जब इंसान अधिक से अधिक पैसे कमाने की लालसा में आगे बढ़ता जाता है। हर्षद मेहता का उदाहरण लीजिए। उन्होंने जब देखा कि उनके आसपास कई लोग उनसे ज्यादा अमीर हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के बाहर जाकर यानी बंद बाजार में भी प्रवेश करने का फैसला किया। यह निर्णय किसी व्यावसायिक जरूरत से ज्यादा एक सामाजिक तुलना की भावना से उपजा था। यही सामाजिक तुलना हमें लगातार एक और ऊंचाई छूने की ओर धकेलती रहती है। एक आदमी जो कभी सिर्फ एक सामान्य कार खरीदना चाहता था, जब वह उसे हासिल कर लेता है तो अगला लक्ष्य लग्जरी कार हो जाता है। फिर वह हवाई यात्रा करना चाहता है, उसके बाद प्राइवेट जेट का सपना देखने लगता है और फिर अपना खुद का एक चार्टर प्लेन चाहता है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर बार जब हम एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमारा गोल पोस्ट और आगे खिसक जाता है। इसे ही शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट कहा जाता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर किसी पर लागू होता है। जब कोई व्यक्ति गरीबी से शुरुआत करता है तो वह सोचता है कि अगर उसका बैंक बैलेंस 100 करोड़ तक पहुंच जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जब वह इस आंकड़े को छू लेता है तो उसकी लालसा 150 करोड़ तक पहुंचने की हो जाती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है।
यह एक खिलाड़ी के उस खेल जैसा है जहां वह पहले एक गोल में बॉल डालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह लक्ष्य के पास पहुंचता है, वह अपना गोल पोस्ट और आगे बढ़ा देता है। यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक खिलाड़ी थककर गिर न जाए। इस पूरी दौड़ का एक बड़ा कारण है सोशल कंपैरिजन, यानी सामाजिक तुलना। हम चाहे कितने भी अमीर क्यों न हो जाएं, हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा अमीर होगा। यह तथ्य हमें बेचैन कर देता है और हमें अपनी दौड़ को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हर्षद मेहता ने बाजार में अमीर लोगों को देखा तो उन्होंने खुद को उनसे मुकाबला करने के लिए मजबूर पाया। यही मानसिकता आम लोगों में भी देखी जाती है। हम पैसे के पीछे भागते हैं क्योंकि हमारे सामने हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमसे अधिक समृद्ध है। लेकिन इस अंतहीन दौड़ में हम क्या दांव पर लगा रहे हैं? लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने की इस होड़ में हम अपनी सबसे मूल्यवान चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वास्थ्य। राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निवेश और शेयर बाजार को दिया, अपने अंतिम दिनों में इस बात को स्वीकार किया कि काश उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान दिया होता जितना उन्होंने अपने धन पर दिया। इसलिए लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कभी भी उन चीजों को जोखिम में मत डालो जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका समय और आपकी स्वतंत्रता, ये वे चीजें हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि वे आज कुछ साल मेहनत करके अपनी स्वतंत्रता और आराम को त्याग कर भविष्य में बेहतर जीवन जिएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब वे उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तब तक उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान चीजों को पहले ही खो दिया है। हमें अपने जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें कितने पैसों की जरूरत है। अगर यह स्पष्ट नहीं है, तो हम जीवन भर इस अंतहीन दौड़ का हिस्सा बने रहेंगे। इसीलिए जब भी आप अपनी आर्थिक यात्रा की शुरुआत करें, तो यह तय करें कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। जब वह लक्ष्य पूरा हो जाए, तो रुकने का साहस रखें और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं, परिवार, दोस्तों और अपनी खुशियों पर ध्यान दें। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे पैसों से ज्यादा हमारे समय की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपके पास पर्याप्त धन है, तो उस धन का सही उपयोग करें और अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। जीवन का असली सुख पैसे से नहीं, बल्कि उन लम्हों से आता है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। तो अब आप बताइए, आपके लिए पर्याप्त पैसा कितना है? क्या आपके पास वह अंतिम लक्ष्य है जहां पहुंचकर आप कह सकें कि अब और नहीं चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए ताकि हम समझ सकें कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। इस किताब का चौथा अध्याय है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। चलो इसे आसान भाषा में समझाते हैं। चौथा अध्याय हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। समय ही सबसे बड़ा जादूगर है। पैसा कमाना और पैसे को लंबे समय तक सहेज कर रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अद्वितीय अमीर बनना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही रहस्य है, लंबे समय तक धैर्य रखना और कंपाउंडिंग के जादू को समझना। इस अध्याय में लेखक हमें वॉरेन बफेट के उदाहरण से यह समझाते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने में है। अगर हम वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति को देखें, तो आज उनकी नेटवर्थ 84 बिलियन डॉलर के आसपास है। पर क्या आपको पता है, अगर वॉरेन बफेट ने अपनी निवेश यात्रा को 10 साल की उम्र में शुरू नहीं किया होता और 20 साल की उम्र में शुरू किया होता, तो आज उनकी संपत्ति घटकर सिर्फ 11 मिलियन डॉलर रह जाती। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। अब सवाल उठता है, क्या वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशक हैं? आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। दरअसल जिम साइमन नाम के एक निवेशक ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न हासिल किया। वॉरेन बफेट का औसत 22% वार्षिक रिटर्न रहा है, जबकि जिम साइमन ने 66% की दर से रिटर्न कमाया। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग जिम साइमन का नाम तक नहीं जानते।
इसका कारण है समय। जिम साइमन ने निवेश की शुरुआत 50 साल की उम्र में की, जबकि वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से लगातार निवेश किया। अब सोचिए, 22% रिटर्न और 66% रिटर्न में इतना बड़ा अंतर होते हुए भी वॉरेन बफेट ज्यादा अमीर क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा समय तक निवेश किया। यह वही फर्क है जो लंबे समय तक निवेश में बने रहने और जल्दी बाहर निकल जाने में होता है। कंपाउंडिंग के जादू को समझने के लिए हमें बस एक चीज समझनी होगी, धैर्य। लेकिन असली सवाल यह है कि हम कंपाउंडिंग के इस रहस्य को जानते हुए भी इसे अपनी जिंदगी में क्यों नहीं लागू कर पाते? इसका जवाब छिपा है हमारी मानव मनोविज्ञान में। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाले फायदों की तरफ ज्यादा झुकता है। हम आज का फायदा कल के बड़े फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। महाभारत का एक उदाहरण लीजिए। कर्ण के पास एक बेहद शक्तिशाली दिव्यास्त्र था, जिसे वह अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने उसे तुरंत घटोत्कच पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे इमीडिएट गेम्स, तुरंत के लाभ में ज्यादा विश्वास था। अगर कर्ण ने लॉन्ग टर्म गेम, भविष्य में अर्जुन को मारने को प्राथमिकता दी होती, तो शायद पूरी महाभारत का परिणाम ही बदल जाता। यही गलती हम अपने निवेश के साथ भी करते हैं। जैसे ही किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए होती है, हम तुरंत उसे बेचकर फायदा उठा लेना चाहते हैं। हमारा लॉस एवर्शन इफेक्ट हमें लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से रोकता है। इसी वजह से हम कंपाउंडिंग के असली जादू से खुद को दूर कर लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप 1 साल, 2 साल या 5 साल में अमीर बन जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का 81 अरब डॉलर 65 साल की उम्र के बाद कमाया। यानी उनकी असली संपत्ति का निर्माण उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ दशकों में हुआ। तो अब सवाल यह उठता है, क्या हमारे पास इतना धैर्य है? अगर हां, तो आप भी वॉरेन बफेट की तरह अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप हमेशा उन लोगों में रहेंगे जो जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स में पैसा लगाते हैं और नुकसान उठाते हैं। अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजें याद रखनी होंगी। 1, किसी भी इन्वेस्टमेंट को पर्याप्त समय दीजिए। जितना ज्यादा समय देंगे, उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। 2, छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट छोटा दिख सकता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। 3, किसी भी क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान जीवन के किसी भी दूसरे क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अगर आप निवेश की रणनीतियों को अपने जीवन के दूसरे हिस्सों में भी लागू करना सीख लें, तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर आप भी 99% भीड़ से बाहर निकलकर टॉप 1% में जाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सीखने से ज्यादा करना होगा। सीखी हुई बातों को लागू करना होगा, क्योंकि जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करता। सवाल बस इतना है, क्या आप इसे सही तरीके से सीख रहे हैं? इस किताब का 5वां अध्याय है 5, गेटिंग वेल्थी वी, स्टेइंग वेल्थी। क्या आपने सुना है कि कई लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं, या फिर वो बिजनेसमैन जो करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाते हैं? अब सोचिए, पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल है या उसे बनाए रखना? अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे मुश्किल काम है, तो कमेंट में लिखिए, मनी मेकिंग इज टफ। और अगर आपको लगता है कि असली खेल पैसा बचाने और बढ़ाने का है, तो लिखिए, वेल्थ प्रोटेक्शन मैटर्स। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे कमाने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में बहुत बड़ा फर्क है। वेल्थी बनना बोल्ड डिसीजन से आता है, लेकिन वेल्थी बने रहना ह्यूमिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट से। यानी पैसा कमाने के लिए एक खास माइंडसेट चाहिए, लेकिन उसे बचाने और बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल अलग सोच। अब सवाल यह उठता है, हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं और उससे लगातार ग्रोथ कैसे पा सकते हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं, कुछ जबरदस्त कहानियों और उदाहरणों के साथ। लेखक कहते हैं कि बोल्डनेस से पैसा आता है, लेकिन डर से पैसा बचता है।
उदाहरण के तौर पर आप जेसी लिवरमोर, एक लेजेंडरी स्टॉक ट्रेडर को ले सकते हैं जिन्होंने अपने समय में करोड़ों डॉलर कमाए। लेकिन गेस व्हाट, वो अपनी सारी वेल्थ गवा बैठे और ट्रैजिक एंड हुआ। दूसरी तरफ वरेन बफेट, जिनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट। वो हमेशा अपनी वेल्थ को सिक्योर करने पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ उसे बढ़ाने पर। आगे लेखक कहते हैं कि लक वर्सेस रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के पीछे सिर्फ मेहनत होती है, लेकिन मॉर्गन हाउसेल याद दिलाते हैं कि लक और रिस्क दोनों का बड़ा रोल होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स के स्कूल में एक रेयर कंप्यूटर था जिसकी वजह से उन्होंने कोडिंग सीखी। ये लक था, लेकिन स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क की तरह कई लोग रिस्की डिसीजन लेकर अपनी किस्मत भी खुद बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि एनफ को समझो, लालच से बर्बादी होती है। मॉर्गन हाउसेल ने एक कहानी बताई हेज फंड मैनेजर राजत गुप्ता की, जो पहले ही अरबपति थे, लेकिन और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए और जेल चले गए। मॉरल इज ग्रीड किल्स वेल्थ फास्टर देन बैड लक। अब सवाल उठता है कि हम अपनी वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें। यहां मैं आपको 3 आसान प्रिंसिपल्स बताता हूं। 1, सेव मोर देन यू थिंक यू नीड। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें, बल्कि इन्वेस्टिंग और सेविंग पर भी फोकस करें। 2, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन जगहों पर जहां सर्वाइवल पॉसिबल हो। एक ही जगह सारा पैसा मत लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो खर्चे भी उसी रफ्तार से न बढ़ाएं। कम खर्च, ज्यादा निवेश इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो दोस्तों, हमने सीखा कि वेल्थी बनने और वेल्थी बने रहने में क्या फर्क है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये फाइनेंशियल विजडम सीख सकें। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 6ठे अध्याय का शीर्षक है टेल्स यू विन। असफलताओं के बावजूद सफलता कैसे संभव है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना एक पूरी तरह अलग खेल है। साइकोलॉजी ऑफ मनी का 6ठा अध्याय इसी गहरी समझ को उजागर करता है। यह बताता है कि इन्वेस्टमेंट और सफलता केवल सही फैसले लेने पर निर्भर नहीं करते, बल्कि इस पर भी निर्भर करते हैं कि जब आप गलती करते हैं तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, टेल्स यू विन। इसका मतलब यह है कि भले ही आपके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या फैसले असफल हों, लेकिन अगर कुछ सही जगह पर लग गए तो वे इतनी बड़ी सफलता दिला सकते हैं कि वे सारी असफलताओं की भरपाई कर दें। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने 100 बार दांव लगाया और 50 बार हार गया, लेकिन बाकी 50 बार उसने इतना ज्यादा जीत लिया कि कुल मिलाकर वह फायदे में रहा। इसका एक शानदार उदाहरण है हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट। उन्होंने एक बार कहा था कि वे पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके कुछ काम फ्लॉप होंगे और कुछ हिट होंगे, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन सा काम सफल होगा और कौन सा नहीं। वे बस अपना काम करते रहते हैं। यही सोच सफल निवेशकों की भी होती है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सफल होगा। वे लगातार मौके तलाशते रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। एक बेनाम शख्स की कहानी भी इसी सिद्धांत को साबित करती है। वह शख्स अपनी छोटी छोटी कमाई से अलग अलग पेंटिंग्स खरीदता रहा। उसे नहीं पता था कि भविष्य में वे पेंटिंग्स कितनी कीमत की होंगी। जब उसने अपनी पेंटिंग्स बेचीं तो कुछ तो इतनी महंगी निकलीं कि उसने करोड़ों कमा लिए, जबकि बाकी की कोई कीमत नहीं थी। यही इन्वेस्टमेंट का असली खेल है। जरूरी नहीं कि हर बार आप सही फैसला लें, लेकिन अगर आप लगातार सही मौके ढूंढते हैं तो कुछ बड़े मौके आपको जबरदस्त सफलता दिला सकते हैं। अगर इतिहास में झांकें तो डिज्नी की सफलता भी इसी विचार पर टिकी थी। वॉल्ट डिज्नी ने शुरुआती 400 प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनमें से कोई भी खास सफल नहीं हुआ। ज्यादातर तो ऐसे थे जिनमें उनका पूरा पैसा डूब गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार
एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। सोचिए, अगर वे पहले 400 असफल प्रोजेक्ट्स के बाद हार मान लेते तो डिज्नी कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। सिर्फ मनोरंजन की दुनिया ही नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। वेंचर कैपिटल का पूरा मॉडल इसी पर आधारित है। क्या आपने सुना है कि कई लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं, या फिर वो बिजनेसमैन जो करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाते हैं? अब सोचिए, पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल है या उसे बनाए रखना? अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे मुश्किल काम है, तो कमेंट में लिखिए, मनी मेकिंग इज टफ। और अगर आपको लगता है कि असली खेल पैसा बचाने और बढ़ाने का है, तो लिखिए, वेल्थ प्रोटेक्शन मैटर्स। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे कमाने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में बहुत बड़ा फर्क है। वेल्थी बनना बोल्ड डिसीजन से आता है, लेकिन वेल्थी बने रहना ह्यूमिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट से। यानी पैसा कमाने के लिए एक खास माइंडसेट चाहिए, लेकिन उसे बचाने और बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल अलग सोच। अब सवाल यह उठता है, हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं और उससे लगातार ग्रोथ कैसे पा सकते हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं, कुछ जबरदस्त कहानियों और उदाहरणों के साथ। लेखक कहते हैं कि बोल्डनेस से पैसा आता है, लेकिन डर से पैसा बचता है। उदाहरण के तौर पर आप जेसी लिवरमोर, एक लेजेंडरी स्टॉक ट्रेडर को ले सकते हैं जिन्होंने अपने समय में करोड़ों डॉलर कमाए। लेकिन गेस व्हाट, वो अपनी सारी वेल्थ गंवा बैठे और ट्रैजिक एंड हुआ। दूसरी तरफ वरेन बफेट, जिनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट। वो हमेशा अपनी वेल्थ को सिक्योर करने पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ उसे बढ़ाने पर। आगे लेखक कहते हैं कि लक वर्सेस रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के पीछे सिर्फ मेहनत होती है, लेकिन मॉर्गन हाउसेल याद दिलाते हैं कि लक और रिस्क दोनों का बड़ा रोल होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स के स्कूल में एक रेयर कंप्यूटर था, जिसकी वजह से उन्होंने कोडिंग सीखी। ये लक था, लेकिन स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क की तरह कई लोग रिस्की डिसीजन लेकर अपनी किस्मत भी खुद बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि एनफ को समझो, लालच से बर्बादी होती है। मॉर्गन हाउसेल ने एक कहानी बताई हेज फंड मैनेजर राजत गुप्ता की, जो पहले ही अरबपति थे, लेकिन और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए और जेल चले गए। मॉरल इज ग्रीड किल्स वेल्थ फास्टर देन बैड लक। अब सवाल उठता है कि हम अपनी वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें। यहां मैं आपको 3 आसान प्रिंसिपल्स बताता हूं। 1, सेव मोर देन यू थिंक यू नीड। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें, बल्कि इन्वेस्टिंग और सेविंग पर भी फोकस करें। 2, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन जगहों पर जहां सर्वाइवल पॉसिबल हो। एक ही जगह सारा पैसा मत लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो खर्चे भी उसी रफ्तार से न बढ़ाएं। कम खर्च, ज्यादा निवेश इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो दोस्तों, हमने सीखा कि वेल्थी बनने और वेल्थी बने रहने में क्या फर्क है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये फाइनेंशियल विजडम सीख सकें। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 6ठे अध्याय का शीर्षक है टेल्स यू विन। असफलताओं के बावजूद सफलता कैसे संभव है? पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना एक पूरी तरह अलग खेल है। साइकोलॉजी ऑफ मनी का 6ठा अध्याय इसी गहरी समझ को उजागर करता है। यह बताता है कि इन्वेस्टमेंट और सफलता केवल सही फैसले लेने पर निर्भर नहीं करते, बल्कि इस पर भी निर्भर करते हैं कि जब आप गलती करते हैं तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, टेल्स यू विन। इसका मतलब यह है कि भले ही आपके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या फैसले असफल हों, लेकिन अगर कुछ सही जगह पर लग गए तो वे इतनी बड़ी सफलता दिला सकते हैं कि वे सारी असफलताओं की भरपाई कर दें। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने 100 बार दांव लगाया और 50 बार हार गया।
लेकिन बाकी 50 बार उसने इतना ज्यादा जीत लिया कि कुल मिलाकर वह फायदे में रहा। इसका एक शानदार उदाहरण है हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट। उन्होंने एक बार कहा था कि वे पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके कुछ काम फ्लॉप होंगे और कुछ हिट होंगे, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन सा काम सफल होगा और कौन सा नहीं। वे बस अपना काम करते रहते हैं। यही सोच सफल निवेशकों की भी होती है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सफल होगा। वे लगातार मौके तलाशते रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। एक बेनाम शख्स की कहानी भी इसी सिद्धांत को साबित करती है। वह शख्स अपनी छोटी छोटी कमाई से अलग अलग पेंटिंग्स खरीदता रहा। उसे नहीं पता था कि भविष्य में वे पेंटिंग्स कितनी कीमत की होंगी। जब उसने अपनी पेंटिंग्स बेचीं, तो कुछ तो इतनी महंगी निकलीं कि उसने करोड़ों कमा लिए, जबकि बाकी की कोई कीमत नहीं थी। यही इन्वेस्टमेंट का असली खेल है। जरूरी नहीं कि हर बार आप सही फैसला लें, लेकिन अगर आप लगातार सही मौके ढूंढते हैं तो कुछ बड़े मौके आपको जबरदस्त सफलता दिला सकते हैं। अगर इतिहास में झांकें तो डिज्नी की सफलता भी इसी विचार पर टिकी थी। वॉल्ट डिज्नी ने शुरुआती 400 प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनमें से कोई भी खास सफल नहीं हुआ। ज्यादातर तो ऐसे थे जिनमें उनका पूरा पैसा डूब गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। सोचिए, अगर वे पहले 400 असफल प्रोजेक्ट्स के बाद हार मान लेते तो डिज्नी कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। सिर्फ मनोरंजन की दुनिया ही नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। वेंचर कैपिटल का पूरा मॉडल इसी पर आधारित है। तो क्या पैसा आपको असली खुशी देता है? नहीं। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपना समय उन लोगों के साथ बिता सकते हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके बच्चे। सोचिए, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं? क्या आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसे का असली मकसद है आपको अपने समय का मालिक बनाना, ताकि आप जब चाहें जो चाहें कर सकें। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी लाइफ में ऐसे कामों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप ऑटोमेट कर सकते हैं या दूसरों से करवा सकते हैं, ताकि आपके पास खुद के लिए ज्यादा समय हो? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम सब इस बारे में चर्चा कर सकें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 8वें अध्याय का शीर्षक है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हर किसी की चाहत होती है कि वह अपने जीवन में सफल हो, खूब पैसा कमाए और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी और अरबपति जो कभी अपने समय के टॉप पर थे, बाद में पूरी तरह कंगाल हो गए? क्या कारण है कि करोड़ों अरबों की दौलत होने के बावजूद वे अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बनाए नहीं रख सके? असल में जब लोग पैसे कमाने लगते हैं तो अक्सर वे सोचते हैं कि उन्हें एक महंगी कार, फैंसी घड़ी या फिर बड़ा सा घर चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में वे असल में इन चीजों को नहीं चाहते, बल्कि वे उस इमेज को पाना चाहते हैं जो इन चीजों के साथ आती है। वे यह नहीं समझते कि वे दिखावे की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यह वही दौड़ है जो अंत में उन्हें आर्थिक तंगी में डाल सकती है। हम में से बहुत से लोग दूसरों की देखा देखी खर्च करते हैं, बिना यह सोचे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है, न कि कर्ज और बर्बादी के रास्ते पर। यह हमें यह सिखाती है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें फैशनेबल या ट्रेंड में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें खरीदने के लिए अपने पैसों की बर्बादी करनी चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उनके पास कभी आईफोन नहीं था? यह अजीब लगता है क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एप्पल कंपनी की है। हर बार जब एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है तो पहला फोन उन्हें गिफ्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी
वे इसे इस्तेमाल नहीं करते। वे सिर्फ एक साधारण सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह उठता है कि जब करोड़ों लोग आईफोन के पीछे भाग रहे हैं, तो वॉरेन बफेट जैसा अरबपति व्यक्ति इस चीज से दूर क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि जब लोग एक निश्चित आर्थिक स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो वे जरूरी चीजों की बजाय अपनी ईजों को संतुष्ट करने के लिए खरीदारी करने लगते हैं। वे महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी गाड़ी, घड़ी या घर को देखकर आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि या तो वे उससे जलते हैं या फिर वे उसे अपने लिए एक नया लक्ष्य बना लेते हैं। सोचिए कि एक व्यक्ति के पास एक शानदार वाइन कलेक्शन है। जब उसके दोस्त आते हैं, तो वह उन्हें अपने वाइन कलेक्शन को दिखाता है, उम्मीद करता है कि वे उसकी प्रशंसा करेंगे। एक महिला अपनी महंगी ज्वेलरी को दिखाकर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करती है। बच्चे भी अपने खिलौनों का कलेक्शन अपने दोस्तों को दिखाते हैं ताकि वे प्रभावित हो सकें। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमारी प्रशंसा करें। लेकिन लेखक यह समझाते हैं कि अगर हमें सच में सम्मान और प्रशंसा चाहिए, तो हमें महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें अपने व्यक्तित्व और अपने काम से वह सम्मान अर्जित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में मुकेश अंबानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए। उस बिजनेस मीटिंग में उन्होंने एक साधारण सफेद शर्ट पहन रखी थी। इसी तरह जब राकेश झुनझुनवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, तो उनकी शर्ट ठीक से प्रेस भी नहीं थी। कई लोगों ने इस पर टिप्पणियां की कि इतने बड़े बिजनेसमैन को कम से कम अपने कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन असल में ये दोनों व्यक्ति अपनी सफलता की वजह से जाने जाते हैं, न कि उनके कपड़ों की वजह से। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आप एक महंगी कार, घड़ी या घर खरीदना चाहते हैं, तो जरूर खरीदें, लेकिन सिर्फ तब जब यह आपकी खुद की जरूरत हो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। अगर आप अभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और सिर्फ दिखावे के लिए उधार लेकर ये चीजें खरीद रहे हैं, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। यह किताब आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए लिखी गई है, न कि आपको कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। अगर आपको सम्मान और प्रशंसा चाहिए, तो उसे महंगी चीजों से मत खरीदिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व, अपने काम और दूसरों की मदद करके अर्जित कीजिए। दिखावे की दुनिया में मत उलझिए। एक महंगे घर से ज्यादा मूल्यवान चीज है एक बड़ा दिल। यही असली सफलता और असली खुशी है। इस अध्याय को समझाना अब तक के सभी अध्यायों में सबसे मुश्किल था, क्योंकि यह बहुत छोटा है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। हमने कोशिश की है कि इसे आसान और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा जाए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही, क्या आपने पहले कभी सुना था कि मुकेश अंबानी या राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग इतने साधारण कपड़े पहनते हैं? हमें बताइए कि क्या आपने डिसीजन फैटिग नाम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में सुना है? तो क्या पैसा आपको असली खुशी देता है? नहीं। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपना समय उन लोगों के साथ बिता सकते हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके बच्चे। सोचिए, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं? क्या आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसे का असली मकसद है आपको अपने समय का मालिक बनाना, ताकि आप जब चाहें जो चाहें कर सकें। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी लाइफ में ऐसे कामों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप ऑटोमेट कर सकते हैं या दूसरों से करवा सकते हैं, ताकि आपके पास खुद के लिए ज्यादा समय हो? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम सब इस बारे में चर्चा कर सकें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसे लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 8वें अध्याय का शीर्षक है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हर किसी की चाहत होती है कि वह अपने जीवन में सफल हो, खूब पैसा कमाए और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी
और अरबपति जो कभी अपने समय के टॉप पर थे, बाद में पूरी तरह कंगाल हो गए। क्या कारण है कि करोड़ों अरबों की दौलत होने के बावजूद वे अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बनाए नहीं रख सके? असल में जब लोग पैसे कमाने लगते हैं तो अक्सर वे सोचते हैं कि उन्हें एक महंगी कार, फैंसी घड़ी या फिर बड़ा सा घर चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में वे असल में इन चीजों को नहीं चाहते, बल्कि वे उस इमेज को पाना चाहते हैं जो इन चीजों के साथ आती है। वे यह नहीं समझते कि वे दिखावे की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यह वही दौड़ है जो अंत में उन्हें आर्थिक तंगी में डाल सकती है। हम में से बहुत से लोग दूसरों की देखा देखी खर्च करते हैं, बिना यह सोचे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है, न कि कर्ज और बर्बादी के रास्ते पर। यह हमें यह सिखाती है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें फैशनेबल या ट्रेंड में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें खरीदने के लिए अपने पैसों की बर्बादी करनी चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उनके पास कभी आईफोन नहीं था? यह अजीब लगता है क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एप्पल कंपनी की है। हर बार जब एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है तो पहला फोन उन्हें गिफ्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी वे इसे इस्तेमाल नहीं करते। वे सिर्फ एक साधारण सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह उठता है कि जब करोड़ों लोग आईफोन के पीछे भाग रहे हैं, तो वॉरेन बफेट जैसा अरबपति व्यक्ति इस चीज से दूर क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि जब लोग एक निश्चित आर्थिक स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वे जरूरी चीजों की बजाय अपनी ईजों को संतुष्ट करने के लिए खरीदारी करने लगते हैं। वे महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी गाड़ी, घड़ी या घर को देखकर आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि या तो वे उससे जलते हैं या फिर वे उसे अपने लिए एक नया लक्ष्य बना लेते हैं। सोचिए कि एक व्यक्ति के पास एक शानदार वाइन कलेक्शन है। जब उसके दोस्त आते हैं तो वह उन्हें अपने वाइन कलेक्शन को दिखाता है, उम्मीद करता है कि वे उसकी प्रशंसा करेंगे। एक महिला अपनी महंगी ज्वेलरी को दिखाकर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करती है। बच्चे भी अपने खिलौनों का कलेक्शन अपने दोस्तों को दिखाते हैं ताकि वे प्रभावित हो सकें। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमारी प्रशंसा करें। लेकिन लेखक यह समझाते हैं कि अगर हमें सच में सम्मान और प्रशंसा चाहिए तो हमें महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें अपने व्यक्तित्व और अपने काम से वह सम्मान अर्जित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में मुकेश अंबानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए। उस बिजनेस मीटिंग में उन्होंने एक साधारण सफेद शर्ट पहन रखी थी। इसी तरह जब राकेश झुनझुनवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तो उनकी शर्ट ठीक से प्रेस भी नहीं थी। कई लोगों ने इस पर टिप्पणियां की कि इतने बड़े बिजनेसमैन को कम से कम अपने कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन असल में ये दोनों व्यक्ति अपनी सफलता की वजह से जाने जाते हैं, न कि उनके कपड़ों की वजह से। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आप एक महंगी कार, घड़ी या घर खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, लेकिन सिर्फ तब जब यह आपकी खुद की जरूरत हो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। अगर आप अभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और सिर्फ दिखावे के लिए उधार लेकर ये चीजें खरीद रहे हैं तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। यह किताब आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए लिखी गई है, न कि आपको कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। अगर आपको सम्मान और प्रशंसा चाहिए तो उसे महंगी चीजों से मत खरीदिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व, अपने काम और दूसरों की मदद करके अर्जित कीजिए। दिखावे की दुनिया में मत उलझिए। एक महंगे घर से ज्यादा मूल्यवान चीज है एक बड़ा दिल। यही असली सफलता और असली खुशी है। इस अध्याय को समझाना अब तक के सभी अध्यायों में सबसे मुश्किल था, क्योंकि यह बहुत छोटा है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। हमने कोशिश की है कि इसे आसान और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा जाए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही
क्या आपने पहले कभी सुना था कि मुकेश अंबानी या राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग इतने साधारण कपड़े पहनते हैं? हमें बताइए कि क्या आपने डिसीजन फैटिग नाम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में सुना है? साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 9वां अध्याय का शीर्षक है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। भारत के आर्थिक जगत में इस समय भूचाल आया हुआ है। एक बड़ा बिजनेस हाउस, जिसे हम अदानी के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से पूरी स्टॉक मार्केट हिल चुकी है। अदानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन क्या आप इस पूरी रकम को देख पाते हैं? जवाब है नहीं। और यही वेल्थ का असली खेल है। ज्यादातर लोग मनी और वेल्थ के बीच का अंतर ही नहीं समझते, इसलिए वे कभी अमीर बनने की राह नहीं पकड़ पाते। इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि असली खेल मनी कमाने का नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने का है। अगर हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं जिसकी लग्जरी कार है, बड़ा बंगला है, महंगे ब्रांड से सजे कपड़े हैं, तो हमें लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन असल में यह सब मनी का प्रदर्शन है, वेल्थ का नहीं। वेल्थ वो होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको आजादी देती है। यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग वेल्थ बनाने के बजाय सिर्फ मनी दिखाने में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। हमें लगता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है, लेकिन असलियत में अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर पैसा है तो उसे खर्च करना ही चाहिए। इतना पैसा कमा रहे हो तो एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? ये वो मानसिकता है जो हमें गरीब बनाए रखती है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो दिखने में बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। वे अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करते हैं, महंगी कारें लोन पर खरीदते हैं, लेकिन उनके पास असली संपत्ति नहीं होती। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बताती है कि पैसा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए संभाल कर रखने के लिए होता है। यही वजह है कि जब हम किसी अरबपति को सिंपल कपड़े पहने हुए देखते हैं तो हमें अजीब लगता है, लेकिन वे इस बात को समझ चुके होते हैं कि वास्तविक शक्ति खर्च करने में नहीं, बल्कि सही जगह पैसा लगाने में है। एक स्टडी बताती है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें और अपनी इनकम से ज्यादा पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने पर ध्यान दें। यही वजह है कि वॉरेन बफेट जैसे अरबपति साधारण जिंदगी जीते हैं, जबकि कई ऐसे लोग जो दिखावे में लाखों खर्च करते हैं, असल में कर्ज में डूबे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम सब इतनी गलतियां क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि वेल्थ दिखाई नहीं देती, लेकिन मनी और उसका दिखावा दिखता है। जब हम किसी को बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और खुद भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसने अपनी असली वेल्थ कहां इन्वेस्ट की है या उसका बैंक बैलेंस कितना मजबूत है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम हमेशा गलत आदर्शों को फॉलो कर बैठते हैं और वही गलतियां दोहराते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आपको यह समझना होगा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना और इन्वेस्ट करना। जितना पैसा आप बचाते हैं और सही जगह लगाते हैं, वही आपकी असली वेल्थ होती है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्च करने की सोचें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं ये पैसा अपनी जरूरत के लिए खर्च कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब दिखावे के लिए है तो रुक जाइए। इस सिद्धांत को समझने के लिए हाल ही में हुए एक उदाहरण पर गौर करें। भारत के एक जाने माने इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल, जिनका पोर्टफोलियो लगभग 10,000 करोड़ का है, उन्होंने खुद यह स्वीकार किया कि उन्होंने एक खराब फाइनेंशियल डिसीजन लिया था। उन्होंने जोमैटो जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं थे।
यह बैंड वैगन इफेक्ट का क्लासिक उदाहरण था, यानी बिना सोचे समझे सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट करना क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं। यह हमें यह सिखाता है कि पैसा बनाना एक लॉन्ग टर्म गेम है, जिसमें सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि पैसा खर्च करने से नहीं, बल्कि सही जगह लगाने से बनता है। पैसा कमाने का असली मकसद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होना चाहिए, न कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करना। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा लेसन है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इतना पैसा कमाया है, तो खर्च क्यों नहीं करते, तो उन्हें बताइए कि असली खेल मनी का नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने का है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कोई महंगी चीज खरीदी है और बाद में पछताए हैं? या ऐसा कोई अनुभव जो आपको यह एहसास दिलाए कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना कितना जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। सीखते रहें और समझदारी से पैसा मैनेज करें। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 10वां अध्याय का शीर्षक है सेव मनी। पैसा कमाना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सच में हम जानते हैं कि इसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने का असली तरीका क्या है? अधिकतर लोग मानते हैं कि जब तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तब तक वे बचत नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि ज्यादा सेविंग और बड़ा इन्वेस्टमेंट तभी संभव है जब ज्यादा कमाई हो, और इसी सोच की वजह से उनकी फाइनेंशियल जर्नी में कई बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इस मानसिकता के कारण वे जो भी कमाते हैं उसे पूरी तरह खर्च कर देते हैं और इस उम्मीद में जीते हैं कि जब उनकी कमाई बढ़ेगी तभी वे बचत शुरू करेंगे। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। असल में पैसा दो तरह की ताकत देता है। एक, जिससे आप टेंजिबल चीजें खरीद सकते हैं, यानी वो चीजें जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, जैसे कार, घड़ी, घर या महंगे कपड़े। दूसरी ताकत होती है इंटेंजिबल चीजें खरीदने की, यानी वो चीजें जो दिखती नहीं लेकिन आपकी लाइफ पर गहरा असर डालती हैं, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आजादी और मानसिक शांति। बहुत से लोग सिर्फ टेंजिबल चीजों पर ध्यान देते हैं और इंटेंजिबल बेनिफिट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में इंटेंजिबल चीजें ही आपकी लाइफ को ज्यादा आरामदायक और चिंता मुक्त बनाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जिंदगी का मजा लेने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं कल को क्या होगा। इस सोच के कारण हम बिना सोचे समझे अपने पैसों को खर्च करते जाते हैं। लेकिन यही सोच हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम दूर होती चली जाती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी कमाई का एक तय हिस्सा सेविंग में डालें, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप 10,000 कमा रहे हैं या 10 लाख। असली सवाल यह है कि आप कितना बचा रहे हैं। राइटर ने एक बेहद अहम बात कही है। आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए एक निश्चित अमाउंट की जरूरत होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो भी खर्च किया जाता है वह सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है जो अच्छे से काम कर रही है, लेकिन फिर भी आप एक महंगी लग्जरी कार खरीदते हैं, तो वह जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ आपका अहंकार संतुष्ट करने का जरिया बन जाती है। स्कैम 1900 डिनाइलियम के आखिरी एपिसोड में हर्ष मेहता ने भी यही बात कही थी। जिंदगी जीने के लिए कुछ करोड़ रुपए काफी हैं, इसके बाद जो भी पैसा आता है वह सिर्फ आपके अहंकार के लिए होता है। बचत करने के लिए आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अधिकतर लोग तभी सेविंग करते हैं जब उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य हो, जैसे घर खरीदना, शादी करना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन यह गलत तरीका है। हमें नहीं पता कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, और इसलिए सेविंग को अपनी नेचुरल हैबिट बनाना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे इनकम कमाना हमारी आदत बन चुकी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में भी यही बताया गया है कि सेविंग को कभी भी टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जब आप बचत को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं,
तो यह धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। यही इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपकी पैसिव इनकम बनाता है और आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपके पास ज्यादा कैश इन हैंड रहता है, और कैश अपने पास होना ही असली ताकत है। ज्यादा पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपको समय पर कंट्रोल करने की आजादी देता है। जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको नौकरी या बिजनेस करने की मजबूरी न हो, तभी आप अपने समय को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपको मैन्युअली सेविंग करने में दिक्कत होती है और आपको लगता है कि सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो कई ऑटोमेटेड टूल्स उपलब्ध हैं जो आपकी सैलरी से हर महीने एक निश्चित राशि को सेविंग में डाल सकते हैं। इसे पे योर सेल्फ फर्स्ट कहा जाता है, यानी सबसे पहले अपनी सेविंग निकालो, फिर बाकी पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करो और अंत में जो बचे उसे फिर से सेविंग में डाल दो। यह सबसे कारगर तरीका है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का। अगली बार जब आपके मन में यह ख्याल आए कि अभी सैलरी कम है, जब ज्यादा होगी तब सेविंग करूंगा, तो खुद को याद दिलाइए कि आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे जरूरी सीख को नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़े बड़े रईस लोग भी जब इन नियमों का पालन नहीं करते, तो उनका पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। इसलिए फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना बचा रहे हैं। यही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कुंजी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 11वां अध्याय का शीर्षक है रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमें यह सलाह दी जाती है कि पैसे के मामले में हमें पूरी तरह से लॉजिकल यानी रैशनल होना चाहिए। लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या एक इंसान जिसकी फाइनेंशियल डिसीजन में उसकी भावनाएं भी शामिल होती हैं, पूरी तरह से तर्क पर आधारित फैसले ले सकता है? मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 11 हमें इसी सवाल का जवाब देता है और बताता है कि रीजनेबल होना रैशनल होने से ज्यादा बेहतर क्यों है। इस चैप्टर में लेखक दो अहम शब्दों के इर्द गिर्द अपनी बात रखते हैं, रैशनल और रीजनेबल। रैशनल होने का मतलब है कि आप पूरी तरह से तर्क और लॉजिक के आधार पर निर्णय लें, बिना किसी इमोशन के। जबकि रीजनेबल होने का मतलब है कि आप अपने फैसलों में तर्क के साथ साथ अपनी भावनाओं और मनोवैज्ञानिक कंफर्ट को भी जगह दें। लेखक कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय पूरी तरह से ठंडे दिमाग से सोचने वाला रोबोट बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारे लिए लंबे समय तक टिक सके और जिसे हम सहजता से फॉलो कर सकें। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जिसे आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वही सिस्टम आपके पड़ोसी के मुकाबले कम रिटर्न दे रहा हो, तो क्या आप आंख बंद करके इसे फॉलो करते रहेंगे? शायद नहीं। ऐसे समय में आपको अपने सिस्टम पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी, और यही रीजन होने का मतलब है अपने फैसलों में थोड़ी इंसानियत, थोड़ी समझदारी और थोड़ी भावनाएं जोड़ना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग अपने सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, वे अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी रणनीति पर टिके रहते हैं जो शायद उनके मनोवैज्ञानिक स्वभाव से मेल नहीं खाती। इसी वजह से कई लोग हर कुछ महीनों में नया सिस्टम अपनाते हैं, पर उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। दूसरी ओर, जो लोग एक सिंपल और खुद के अनुकूल सिस्टम अपनाते हैं, जैसे सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदना, सिर्फ इंडेक्स फंड्स में निवेश करना या सस्ते शेयर खरीदकर लंबी अवधि के लिए रखना, वे ज्यादा सफल होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है, तो क्या हमें रैशनल होकर खरीदारी करनी चाहिए? एक सच्चा इन्वेस्टर जानता है कि जब मार्केट गिरता है तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं। पर क्या 40% तक गिर चुके किसी स्टॉक को खरीदने की हिम्मत हम कर पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी भावनाएं इसमें बाधा डालती हैं। तकनीकी रूप से
यह सही फैसला हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से इसे अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही वजह है कि फाइनेंस के मामले में हमेशा रैशनल होना जरूरी नहीं है, बल्कि रीजनेबल होकर सोचने से हम ज्यादा सही फैसले ले सकते हैं। इसी बात को लेखक एक दिलचस्प उदाहरण के जरिए समझाते हैं। लीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास बुखार के इलाज के लिए गए और डॉक्टर आपको समझाने लगे कि बुखार असल में आपके शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है, इसीलिए चिंता मत करो। यह बात सुनकर आप क्या करेंगे? शायद आप कहेंगे, भाड़ में गई तुम्हारी थ्योरी, मुझे बस बुखार की दवा दे दो। यही फाइनेंस के साथ भी होता है। हमें सिर्फ सही रणनीति पता होने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे अपनाने की काबिलियत भी होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के भरोसे रहना सही होगा? खासकर तब जब मार्केट में 70% फैसले इमोशंस पर आधारित होते हैं, न कि सिर्फ तर्क पर। यही वजह है कि लेखक हमें यह सीख देते हैं कि जब भी कोई आपको यह सलाह दे कि पैसे के मामले में भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस चैप्टर को जरूर याद कर लेना। ह्यूमन बिहेवियर फाइनेंस में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इंसान पूरी तरह से रैशनल नहीं होता, वह रीजनेबल होता है, और यही उसकी सफलता की कुंजी है। हमें उम्मीद है कि यह सीरीज आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दमदार वीडियो लाते रहें। याद रखिए, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। इसे समझदारी से कमाना और बचाना दोनों जरूरी हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 12वें अध्याय का शीर्षक है सरप्राइज। अगर आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया हो कि ज्यादातर लोग गरीब क्यों रह जाते हैं और केवल कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं, तो मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 12 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक ने एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी बात कही है। हम इतिहास को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं, खासकर जब बात पैसे की आती है। हम यह सोचते हैं कि जो लोग पहले अमीर बने, उन्हीं की तरह सोचकर और उन्हीं के नियमों को अपनाकर हम भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इतिहास को पढ़कर हम भविष्य में पैसा कमा सकते हैं, या फिर हमें कुछ और देखने की जरूरत है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों को लेकर इंसानी सोच हमेशा बदलती रहती है। यह सोचने का तरीका, पैसे कमाने के नियम और इन्वेस्टमेंट के तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं। आज से 100 साल पहले दुनिया में पैसे का जो सिस्टम था, वो आज पूरी तरह बदल चुका है। यही कारण है कि अगर आप सिर्फ इतिहास को पढ़कर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत संभव है कि आप असफल हो जाएं, क्योंकि इतिहास आपको यह नहीं सिखा सकता कि भविष्य में पैसे कमाने के नए तरीके क्या होंगे। इसीलिए लोग इतिहास की पढ़ाई करते समय दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती यह है कि वे यह नहीं समझते कि इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वे बहुत ही सीमित घटनाओं और कुछ गिने चुने लोगों की वजह से हुए हैं। लेखक यह बताते हैं कि अगर हम आज के समय को देखें, तो हमारी पूरी दुनिया को बदलने वाले कुछ ही लोग हैं। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ त्से-तुंग, ग्रेविलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स और मार्टिन लूथर किंग। अगर इन लोगों को और इनकी बनाई हुई परिस्थितियों को हमारे इतिहास से हटा दिया जाए, तो आज की दुनिया कैसी दिखेगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। अब सोचिए, अगर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर II, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन की खोज, 9 बार एक अटैक या सोवियत यूनियन का पतन नहीं होता, तो दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या होती? हम शायद एक बहुत अलग तरह की दुनिया में जी रहे होते। इसलिए जब हम इतिहास पढ़कर भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मशहूर लेखक नसीम तालिब अपनी किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में कहते हैं कि जब हम इतिहास के आधार पर पैसा कमाने की योजना बनाते हैं, तो यह हमारी विश्लेषण करने की क्षमता की विफलता नहीं होती, बल्कि यह हमारी कल्पना करने की क्षमता की विफलता होती है, क्योंकि हम यह नहीं सोच पाते कि भविष्य पूरी तरह अलग होगा
और नए नियमों के साथ आएगा। अब दूसरी गलती की बात करें तो इतिहास हमें यह भी नहीं सिखा सकता कि टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव भविष्य में पैसे कमाने के तरीके कैसे बदल देंगे। 50 साल पहले शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी कोई चीज आएगी जो कुछ ही समय में लोगों को करोड़पति बना देगी। उसी तरह 50 साल पहले कोई यह भी नहीं जानता था कि इंटरनेट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले हैं, और ये चीजें आज हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर रही हैं। लेखक इसे और गहराई से समझाते हैं कि बहुत सी मशहूर किताबें जो कभी इन्वेस्टमेंट के लिए बाइबल मानी जाती थीं, वे आज के समय में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि 50 साल पहले एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गाइड थी, अगर आप आज उसी किताब के नियमों को फॉलो करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहेंगे तो शायद ही आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले जो उन क्राइटेरिया को पूरा करता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किताब भविष्य में आने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई थी। अगर आपको जीवन में बड़ा पैसा कमाना है तो आपको न केवल अपने वर्तमान को गहराई से समझना होगा, बल्कि यह भी सीखना होगा कि भविष्य में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं और वे किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, माइक्रोचिप्स का बिजनेस भविष्य में और तेजी से बढ़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस हो रही है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग हमें ग्रीन एनर्जी की ओर धकेल रही है, जिससे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी टेक्नोलॉजी के बिजनेस में तेजी आएगी। दुनिया में बढ़ती जनसंख्या आने वाले समय में रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस को बढ़ावा देगी। इसके अलावा देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा हथियारों और डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाएगी। तो सवाल यह उठता है कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए। जवाब साफ है, उन्हीं क्षेत्रों में जहां भविष्य में ग्रोथ होगी। इतिहास से सीखना जरूरी है, लेकिन यह सोचकर बैठ जाना कि जो तरीके पहले काम करते थे वे आज भी काम करेंगे, एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेखक कहते हैं कि हर समय का अपना एक ट्रेंड होता है। जैसे कि आज के समय में छोटे अपार्टमेंट्स की मांग बढ़ रही है, जबकि 50 साल पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहना पसंद करते थे। इसी तरह शेयर मार्केट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ इतिहास पर निर्भर मत रहिए। अपने आसपास हो रहे बदलावों को गौर से देखिए और यह समझिए कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो लोग भविष्य को समझ लेते हैं वे पैसा बनाने के असली मौके को पहचानते हैं और वही असली अमीर बनते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 13वें अध्याय का शीर्षक है रूम फॉर एरर, अनिश्चितता से निपटने की कला। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन आपकी आमदनी के सारे साधन खत्म हो जाएं, अचानक आपको एक पत्र मिले जिसमें लिखा हो कि आप अपनी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण डील पर आपका भविष्य निर्भर हो, लेकिन वो डील फेल हो जाए, तब क्या होगा? ऐसे मुश्किल हालात में आपने कभी सोचा है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? क्या आपके पास इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई ठोस योजना है? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हां, मेरा एक योजना है। लेकिन अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर रूम फॉर एरर की सीख को नजरअंदाज कर दिया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी योजना में अगर ऐसा ना हुआ तो, जैसे सवालों के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। हम चाहे कितने भी कुशल निवेशक या मनी मैनेजर क्यों ना हों, फिर भी अनिश्चितता से बच नहीं सकते। डेनियल कहनेमैन की प्रसिद्ध प्रोस्पेक्ट थियरी बताती है कि जब इंसान अनिश्चितता का सामना करता है तो उसका दिमाग संभावित नुकसान को संभावित फायदे से ज्यादा महत्व देता है। यही वजह है कि रूम फॉर एरर का सिद्धांत हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमें अनजाने जोखिमों से बचने के लिए हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। इस सिद्धांत की गहराई को समझने के लिए हमें अतीत से कुछ सीख लेनी होगी। कभी नोकिया मोबाइल कंपनियों का बादशाह था।
उसकी क्लासिक रिंगटोन आज भी हमें नॉस्टैल्जिक कर देती है। लेकिन जब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ने नई दिशा पकड़ी और टच स्क्रीन का दौर आया, तो नोकिया ने इस बदलाव को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गया। यही गलती अगर हम अपनी वित्तीय योजना में करें तो आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि बेंजामिन ग्रेहम अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत बताते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी निवेश में आपको सुरक्षा की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक की वास्तविक कीमत 100 रुपये है, लेकिन आप उसे 70 रुपये में खरीदते हैं, तो आपके पास 30 रुपये की सुरक्षा रहती है। यही सुरक्षा भविष्य में आपके जोखिम को कम करती है। ये सिर्फ निवेश की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप अपनी जीवन शैली में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, तो आपकी असफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि अनिश्चितता को स्वीकार करके और उसके लिए पहले से योजना बनाकर व्यक्ति कम तनावपूर्ण निर्णय लेता है और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि कोई भी अनुभवी निवेशक कभी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाता। वो अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग निवेशों में बांटता है। यही नियम हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग इस सिद्धांत को समझ नहीं पाते। इसका मुख्य कारण ऑप्टिमिज्म बायस है। कई लोग खराब प्रदर्शन कर रही कंपनियों के स्टॉक्स को यह सोचकर पकड़कर बैठे रहते हैं कि शायद भविष्य में इनमें सुधार होगा। यही आदत सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में भी दिखाई देती है। लोग अक्सर टॉक्सिक रिश्तों को सिर्फ इस उम्मीद में बनाए रखते हैं कि शायद एक दिन चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको यह सलाह दे कि आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, तो आपको यह सही लगेगा। लेकिन जब आप खुद उस स्थिति में होते हैं, तो फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कट योर लॉसेस का सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि अगर कोई निर्णय आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे समय रहते छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है संक कॉस्ट फैलेसी, यानी जब हम किसी चीज में पहले से ही समय, पैसा या ऊर्जा लगा चुके होते हैं, तो उसे छोड़ना मुश्किल लगता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में निवेश किया और वह लगातार गिर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने पहले उसमें पैसा लगा दिया था, आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और नतीजतन बड़ा नुकसान उठाते हैं। यह सिद्धांत केवल निवेश और रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और वित्तीय प्रबंधन में भी लागू होता है। मान लीजिए आप मुंबई में एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत में ही बड़ी पूंजी लगाकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और बिजनेस फेल हो जाता है, तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं, सीमित पूंजी लगाते हैं और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो आपके पास असफलता से उबरने का मौका रहेगा। लोन लेना भी इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपने 25,000 रुपये की ईएमआई का लोन लिया है। जब तक आपकी नौकरी सुरक्षित है, तब तक सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन अगर अचानक नौकरी चली जाती है, तो बैंक आपसे ईएमआई लेना बंद नहीं करेगा। यही वजह है कि उधार सोच समझकर और केवल आवश्यकताओं के लिए ही लेना चाहिए। अगर इतिहास पर नजर डालें, तो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में यही पैटर्न देखने को मिला। अमेरिका में क्रेडिट कार्ड और लोन के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण आर्थिक संकट ज्यादा बढ़ गया। वहीं भारत में बचत करने की पारंपरिक आदत ने लाखों लोगों को आर्थिक तंगी से बचाया। भारत में लोग अब भी लोन लेने से हिचकिचाते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं। यह दिखाता है कि सुरक्षित भविष्य की नींव सटीक वित्तीय प्रबंधन और समझदारी से की गई बचत पर आधारित होती है। हमें कभी भी अपनी पूरी जिंदगी को एक ही आमदनी के स्रोत पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम जरूरी है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या कोई और स्किल सीख सकते हैं
जिससे आपकी आमदनी के स्रोत बढ़े। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना या क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक इस्तेमाल करना वित्तीय मूर्खता है। इसके अलावा इंपल्स बाइंग यानी बिना सोचे समझे खरीदारी करना न केवल आपके बजट को बिगाड़ता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यही आदत हमें कर्ज में डुबो सकती है। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभालने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें आपके निर्णयों को सही दिशा में मोड़ सकती हैं। यह एक बेहतरीन टूल है जो आपकी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 14वें चैप्टर का शीर्षक है यू विल चेंज। दोस्तों, हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर असर डालता है हमारी बदलती इच्छाएं और लक्ष्य। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो सपने आपने कल देखे थे, आज उनकी चमक फीकी पड़ गई है? या जो लक्ष्य कभी आपके लिए सब कुछ थे, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, यस आई नो। लेखक मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में कितने गलत साबित हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी वर्तमान इच्छाएं और लक्ष्य स्थिर रहेंगे, लेकिन समय के साथ हम बदलते हैं और हमारे साथ हमारी प्राथमिकताएं भी। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपने अतीत के बदलावों को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। कड़ी मेहनत से वह डॉक्टर बना भी, लेकिन कुछ सालों बाद उसे एहसास हुआ कि यह पेशा उसे संतुष्टि नहीं दे रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे लक्ष्य और इच्छाएं समय के साथ बदल सकती हैं। तो इस बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वित्तीय योजनाओं में लचीलापन रखना चाहिए। हमें अतिवादी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, जैसे कि यह मान लेना कि हम हमेशा कमाए में खुश रहेंगे, या फिर यह सोचना कि अधिक धन के लिए हम अंतहीन घंटे काम कर सकते हैं। इसके बजाय हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए, ताकि जब हमारी प्राथमिकताएं बदलें तो हमें पछतावा ना हो। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि हमें अपनी बचत और निवेश योजनाओं में लचीलापन रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं तो ये 5 कदम उठाइए। 1. अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत में डालें। 2. विविध निवेश विकल्पों में निवेश करें ताकि जोखिम कम हो। 3. अपने खर्चों का नियमित मूल्यांकन करें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। 4. आपातकालीन फंड बनाएं जो कम से कम 6 महीनों के खर्चों को कवर कर सके। 5. अपने वित्तीय लक्ष्यों की समय समय पर समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें समायोजित करें। अंत में याद रखें कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अपनी वित्तीय योजनाओं में लचीलापन और संतुलन बनाए रखें, ताकि आप भविष्य में आने वाले किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहें। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के 15वें चैप्टर का शीर्षक है नथिंग इज फ्री। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर निवेशक के लिए जानना बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए, आपने एक स्टॉक में निवेश किया है और अचानक बाजार में गिरावट आ जाती है। आप घबरा जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैंने सही निर्णय लिया? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, यस आई नो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफल निवेश के लिए हमें एक मूल्य चुकाना पड़ता है, और वह मूल्य है अस्थिरता, अनिश्चितता और डर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जैसे हम किसी थीम पार्क में जाने के लिए टिकट का मूल्य चुकाते हैं, वैसे ही अच्छे निवेश रिटर्न के लिए हमें बाजार की अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इसे एक फीस की तरह देखें, न कि जुर्माने की तरह। जब हम बाजार की गिरावट को जुर्माना समझते हैं, तो हम घबरा जाते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे फीस मानकर स्वीकार करते हैं, तो हम लंबे समय तक निवेश में बने रह सकते हैं और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने अपने निवेश करियर में कई बाजार उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और बाजार में बने रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आज वह दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। तो इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है?
एक, निवेश की अस्थिरता को एक आवश्यक फीस के रूप में स्वीकारें, न कि जुर्माने के रूप में। दो, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। तीन, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें क्योंकि यही सफल निवेश की कुंजी है। याद रखें कि हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। निवेश में वह कीमत है अस्थिरता और अनिश्चितता। इसे स्वीकारें और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का 16वां चैप्टर का शीर्षक है यू एंड मी। कल्पना कीजिए कि आप और आपका एक दोस्त एक ही समय पर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं जबकि आपका दोस्त रियल एस्टेट खरीद लेता है। सालों बाद जब आप दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट की तुलना करते हैं तो आपको लगता है कि उसने गलत फैसला लिया और उसे लगता है कि आपने ऐसा क्यों होता है। असल में हर इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद लगती है वही दूसरे को जोखिम भरी लग सकती है। इसकी वजह यह है कि हमारी फाइनेंशियल सोच हमारे अनुभवों, हमारे पालन पोषण और हमारे जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई एक तरीका सही है और बाकी गलत? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सोच सिर्फ तर्क पर आधारित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी की फाइनेंशियल एडवाइस को सुनते हैं तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है क्योंकि हर किसी की जिंदगी की परिस्थितियां और सीखने के तरीके अलग होते हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लोग पैसे को अपने अनुभव के हिसाब से समझते हैं। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है। कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ, किसी ने बचपन में आर्थिक संकट देखा, तो कोई ऐसा है जिसने हमेशा संपन्नता में जीवन बिताया। यही वजह है कि हर इंसान का पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने का तरीका अलग होता है। उदाहरण के लिए 1980 में जन्मे लोगों ने देखा कि स्टॉक्स ने जबरदस्त ग्रोथ दी, इसीलिए वे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन 1930 में जन्मे लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन का अनुभव किया था, इसलिए वे आज भी जोखिम लेने से डरते हैं और सेविंग्स को ज्यादा महत्व देते हैं। इसी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति और एक अमीर घराने का व्यक्ति पैसे को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। इसलिए जब भी हम किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका अनुभव हमारे अनुभव से अलग हो सकता है। एक ही डेटा, अलग अलग निष्कर्ष। अब सोचिए कि दो लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने 2013 में बिटकॉइन खरीदा था, वह इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होल्ड करेगा क्योंकि उसने इसे सस्ते में खरीदा था। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने 2021 में बिटकॉइन खरीदा, वह गिरावट से डरकर जल्दी बेच सकता है। यही स्थिति इन्वेस्टमेंट के हर क्षेत्र में होती है। कुछ लोग स्टॉक्स को सबसे अच्छा मानते हैं तो कुछ रियल एस्टेट को, कुछ ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सही मानते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे तो पहले यह सोचिए कि उनकी सोच और अनुभव आपके जैसे हैं या नहीं। हर कोई अलग अलग गोल्स के साथ इन्वेस्ट करता है। हर किसी के इन्वेस्टमेंट गोल्स अलग होते हैं। कोई रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा है, कोई जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहा है और कोई पैसिव इनकम बनाना चाहता है। युवा निवेशक ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है। वहीं 50 साल के व्यक्ति ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि उनका रिटायरमेंट पास होता है। इसलिए अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कॉपी कर रहे हैं तो पहले यह सोचिए कि क्या वह आपके फाइनेंशियल गोल से मेल खाती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को सुधारना चाहते हैं तो ये 5 टिप्स अपनाइए। स्टेप 1, अपनी पर्सनल फाइनेंशियल हिस्ट्री को समझें। दूसरों की राय पर आंख बंद करके भरोसा न करें। स्टेप 2, हर इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से मिलाएं। सिर्फ इसलिए निवेश न करें क्योंकि कोई और कर रहा है। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म
और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी को अलग अलग समझें। हर किसी का टाइम होराइजन अलग होता है, इसीलिए अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। स्टेप 4, सोशल मीडिया के हाइप में न फंसे। क्रिप्टो, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी हर ट्रेंड आपके लिए सही नहीं होता। स्टेप 5, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लें। एक्सपर्ट्स की सलाह लें, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने सीखा कि फेक हर इंसान पैसों को अपने अनुभव के हिसाब से समझता है। एक ही इन्वेस्टमेंट दो लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लें और दूसरों की कॉपी करने से बचें। अब बारी आपकी। क्या आपने कभी किसी की राय पर निवेश किया और बाद में महसूस किया कि वह आपके लिए सही नहीं था? अगर हां, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अध्याय 17 में, जिसका शीर्षक है द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। कल्पना कीजिए, आपका पोर्टफोलियो 30% गिर गया है। न्यूज चैनल्स मंदी की बात कर रहे हैं और आपके दोस्त कह रहे हैं बाजार अब कभी ठीक नहीं होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? डर कर पैसे निकाल लेंगे या शांत होकर इंतजार? सवाल यह है, क्यों बुरी खबरें हमेशा अच्छी खबरों से ज्यादा आकर्षक लगती हैं? यह चैप्टर बताता है कि इंसान का दिमाग नकारात्मकता की तरफ क्यों खींचता है और यह हमारे फैसलों को कैसे बर्बाद कर देता है। चलिए समझते हैं कि मकडेहॉर्डर हमें गलत निवेश क्यों करवाता है और इसे कैसे कंट्रोल करें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पेसिमिज्म साउंड स्मार्टर देन ऑप्टिमिज्म, यानी नकारात्मक बातें हमें ज्यादा गहरी और सही लगती हैं। उदाहरण के लिए 2008 की मंदी जोश में लोगों ने सोचा अब शेयर मार्केट कभी नहीं उभरेगा, लेकिन फिर से सेंसेक्स 75,000 से ज्यादा गया। कोविड क्रैश के वक्त जिन्होंने घबराकर पैसे निकाले, वो 2021 के रिकवरी में पीछे रह गए। यहां यह नेगेटिविटी बायस्टोन काम करता है। हमारा दिमाग खतरे को मौके से ज्यादा तवज्जो देता है। जैसे एक अच्छी खबर, जैसे मार्केट में 20% ग्रोथ को हम एक बार सुनते हैं, लेकिन एक बुरी खबर जैसे 5% गिरावट को 10 बार याद करते हैं। इसी सोच की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट सफल होते हैं। वो सजैन बहुत सी सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो के बजाय सब्र का फल मीठा होता है वाली फिलॉसफी पर चलते हैं। तो अगर आप पैसों के फैसलों में पैनिक वन से बचना चाहते हैं, तो ये 4 कदम उठाइए। 1, खबरों का नशा छोड़ें। हर दिन न्यूज चैनल्स देखना बंद करें। 2, इतिहास पढ़ें। बाजार 100 सालों में हर मंदी के बाद उभरा है। 3, डाइवर्सिफाई करें। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रिस्क कम करें। 4, व्हाट इफ सोच। अगर मार्केट 50% भी गिरा, तो क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग टिकी रहेगी? तो दोस्तों, याद रखिए, ऑप्टिमिज्म इज अ स्ट्रेटजी। दोस्तों, इस बात को समझें कि दुनिया बदतर नहीं, बेहतर हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के चैप्टर 18 की, जिसका शीर्षक है व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब आप सुनते हैं ब्रेकिंग न्यूज, शेयर बाजार में भारी गिरावट, लोग करोड़ों रुपए खो रहे हैं, अगले 6 महीने में सोने की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी, तुरंत इन्वेस्ट करें। क्या आपने कभी अफवाहों या किसी न्यूज की वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है? क्या हम बिना जांचे परखे किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं? राइटर कहते हैं कि हम अक्सर उन बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में फिट बैठती हैं, भले ही वे सच हों या नहीं। इसका असर कहां दिखता है? इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में, न्यूज और अफवाहों में, और यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। लोग विश्वास क्यों करते हैं? हम किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले सोचते हैं कि क्या यह मेरी सोच से मेल खाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने की खबर सुनता है और वह पहले से ही निवेश से डरता है, तो उसे यह खबर तुरंत सच लगने लगती है। अगर कोई मानता है कि क्रिप्टो करेंसी ही भविष्य है, तो वह सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेगा जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। हम अपनी सोच के हिसाब से फैक्ट्स चुनते हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं।
हम पर अफवाहों और गलतफहमियों का असर कैसे पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश। 1929 में लोग मानते थे कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। नतीजा, उन्होंने बिना सोचे समझे पैसा लगाया और बबल फूट गया। दूसरा उदाहरण है 2008 की रियल एस्टेट क्राइसिस। लोग मानते थे कि घर खरीदना हमेशा फायदेमंद सौदा है, लेकिन जब लोन कंपनियों ने गलत लोन देना शुरू किया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई। हम जितना ज्यादा अफवाहों पर विश्वास करेंगे, उतने ही गलत फैसले लेंगे। अब समझते हैं फियर वर्सेस ऑप्टिमिज्म को कौन ज्यादा बिकता है। सोचिए, अगर कोई न्यूज़ चैनल आपको बताए कि सब कुछ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, तो क्या लोग उसे देखेंगे? नहीं। न्यूज़ चैनल्स नेगेटिव हेडलाइंस दिखाते हैं क्योंकि डर सबसे तेज बिकता है। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं क्योंकि लोग बिना जांचे परखे उन्हें शेयर कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई शॉकिंग न्यूज़ पढ़ें तो पहले सोचें, क्या यह सच है या सिर्फ डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर भरोसा करने की आदत से बचना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स अपनाइए। स्टेप 1, हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। किसी भी खबर या अफवाह पर तुरंत विश्वास न करें, पहले फैक्ट्स चेक करें। स्टेप 2, फियर बेस्ड डिसीजन से बचें। अगर कोई आपको कहे कि यह ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए है, तो सोचें, कहीं यह मार्केटिंग ट्रिक तो नहीं। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन बायस को समझें। अगर आप किसी चीज को सच मानते हैं तो सिर्फ उन फैक्ट्स को मत देखिए जो इसे सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अपनाइए। स्टेप 4, लॉजिक वर्सेस इमोशन को अलग करें। पैसा, इन्वेस्टमेंट या कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोचें, क्या मैं इमोशंस में बहकर फैसला ले रहा हूं? स्टेप 5, लॉन्ग टर्म सोचें। स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, किसी भी चीज में निवेश करने से पहले उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू समझें, ना कि शॉर्ट टर्म हाइप पर भरोसा करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम किस तरह गलत इंफॉर्मेशन पर भरोसा कर लेते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इस किताब के चैप्टर 19 का शीर्षक है ऑल टुगेदर नाउ। सोचिए, 2 लोग एक ही समय पर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर छोटी गिरावट पर घबरा जाता है, बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है और जल्दबाजी में स्टॉक्स बेच देता है। दूसरा व्यक्ति धैर्य रखता है, बाजार के उतार चढ़ाव को समझता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है। आपके हिसाब से 20 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? अगर आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि धैर्य, मनोविज्ञान और सही सोच का खेल है, तो कमेंट में लिखें यस आई नो। लिखें मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 29 ऑल टुगेदर नाउ में राइटर हमें स्मार्ट फाइनेंशियल सोच के 10 सबसे जरूरी लेसन सिखाता है। इन्वेस्टमेंट का असली खेल सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करने का है। आपने अक्सर सुना होगा कि कमाना आसान है, लेकिन बचाना और सही जगह लगाना मुश्किल। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सही मानसिकता, धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले हमें अमीर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इन 10 लेसन्स को समझते हैं। लेसन 1, भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क को समझें। आपकी सफलता में सिर्फ आपकी मेहनत का ही नहीं, बल्कि भाग्य, लक और जोखिम रिस्क का भी योगदान होता है। बिल गेट्स, अगर अमेरिका के उस स्कूल में नहीं पढ़ते जहां कंप्यूटर थे, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। इसलिए किसी की सफलता या असफलता को सिर्फ मेहनत या लापरवाही से मत आंकिए, भाग्य और जोखिम भी समझिए। लेसन 2, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाकर रखना और सही जगह लगाना दूसरी स्किल है। 2008 की मंदी में लेमन ब्रदर्स बर्बाद हो गईं क्योंकि उन्होंने लालच में आकर ज्यादा जोखिम लिया। इसलिए सिर्फ कमाने पर नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन पर भी फोकस करें। लेसन 3, समय और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। फाइनेंशियल सक्सेस का असली मंत्र है धैर्य और समय, पेशेंस एंड टाइम। वॉरेन बफेट ने अपनी ज्यादातर वेल्थ 60 की उम्र के बाद बनाई क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझा और संयम रखा। इसीलिए
अचानक अमीर बनने के बजाय धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने की स्ट्रेटजी अपनाइए। लेसन 4, अपने इन्वेस्टमेंट गोल को समझें। हर व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट की जरूरत अलग होती है। कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है तो कोई सेफ्टी चाहता है। इसलिए दूसरों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कॉपी करने के बजाय अपनी जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से प्लान बनाएं। जैसे अगर आपका लक्ष्य रिटायरमेंट के लिए सेव करना है तो लॉन्ग टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो कुछ पैसा स्टॉक्स और बिजनेस में डाल सकते हैं। मतलब दूसरों की स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले खुद के गोल को समझना जरूरी है। लेसन 5, छोटी गलतियां करने की आजादी रखें। आप कभी भी 100% परफेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए गलतियों के लिए जगह छोड़ना जरूरी है। Amazon, टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों ने भी कई प्रोजेक्ट्स फेल किए हैं, लेकिन उनकी कुछ सफलताएं इतनी बड़ी थीं कि उन्होंने नुकसान की भरपाई कर दी। इसका मतलब यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में भी कुछ जगह गलतियों के लिए छोड़नी चाहिए। लेसन 6, पैसे के साथ शांति, पीस, ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ ज्यादा अमीर बनना नहीं, बल्कि मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। अगर आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कि हर रात डर के साथ सोना पड़ता है, तो ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो आपको अमीर बनाने के साथ साथ मानसिक शांति भी दें। लेसन 7, बाजार मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी आदतों को कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। कभी तेजी होगी, कभी मंदी आएगी, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंत में जीतते हैं। अगर 2008 की मंदी में किसी ने स्टॉक्स नहीं बेचे होते तो 10 साल बाद उनका पैसा 4 गुना हो जाता। इसीलिए बाजार को नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट आदतों को कंट्रोल करना सीखें। लेसन 8, लालच, ग्रीड से बचें। अक्सर लोग तब तक इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि थोड़ा और मुनाफा हो सकता है, लेकिन लालच में आकर ज्यादा रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। 2000 के .com बबल में लाखों इन्वेस्टर्स ने सिर्फ लालच में पैसा लगाया और सब कुछ गंवा दिया। इसलिए एक तय लिमिट पर मुनाफा लेकर बाहर निकलना भी एक कला है। लेसन 9, सरल इन्वेस्टमेंट ज्यादा सफल होता है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा जटिल इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक हमेशा सरल, क्लियर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपनाते हैं। जितना आसान और समझने लायक इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा सफलता मिलने की संभावना होगी। लेसन 10, फाइनेंशियल सफलता सिर्फ ज्ञान नहीं, व्यवहार, बिहेवियर का खेल है। किताबें पढ़कर कोई भी फाइनेंशियल थ्योरी सीख सकता है, लेकिन असली सफलता व्यवहार, बिहेवियर पर निर्भर करती है। अगर आप डर में आकर जल्दी जल्दी स्टॉक्स बेच देते हैं, लालच में आकर फालतू रिस्क लेते हैं या धैर्य नहीं रखते, तो कोई भी फाइनेंशियल ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। इसलिए अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को समझना और कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इस बेहतरीन किताब के लास्ट चैप्टर 20 में, जिसका शीर्षक है कन्फेशंस, जो हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, हर चीज को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, बड़े इन्वेस्टर्स से भी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से भी और आम लोगों से भी। लेकिन असली सवाल यह है कि हम इन गलतियों से सीखते कैसे हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। फाइनेंस और लाइफ में अनिश्चितता को स्वीकार करें। हम में से कई लोग मानते हैं कि अगर हम एक्सपर्ट्स की सलाह मानें या एक परफेक्ट प्लान बनाएं तो सब कुछ सही होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और लाइफ में बहुत सी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हुआ था। कोविड-19 के समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठहर जाएगी। बिटकॉइन और टेक स्टॉक्स, जो कभी भविष्य माने जाते थे, अचानक क्रैश हो गए। तो हमें क्या सीखना चाहिए?
हमें यह समझना होगा कि कोई भी 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा, तो हम अपने फैसले ज्यादा समझदारी से ले सकते हैं। किसी भी एक्सपर्ट की हर बात को सच ना माने। हम में से कई लोग इन्वेस्टिंग टिप्स के लिए टीवी एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर्स और न्यूज आर्टिकल्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या ये लोग कभी गलत नहीं होते? 2000 में .com बबल के समय एक्सपर्ट्स ने कहा था कि टेक कंपनियों में पैसा लगाना सबसे सेफ है, लेकिन कुछ ही सालों में पूरा मार्केट क्रैश हो गया। 2008 में हाउसिंग मार्केट के लिए कहा गया था कि यह कभी गिर नहीं सकता, लेकिन फिर क्या हुआ? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर सुनें, लेकिन खुद रिसर्च करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से फैसले लें। जब तक हम खुद चीजों को समझकर फैसले नहीं लेंगे, तब तक हम अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर सकते। गलती करना कोई पाप नहीं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने भी कई बार गलत इन्वेस्टमेंट किए। जेफ बेजोस ने अमेज़न के कई गलत प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन हर गलती से उन्होंने सीखा और अमेज़न को और बेहतर बनाया। तो हमें क्या करना चाहिए? गलतियों को स्वीकार करना सीखें और उन पर विचार करें कि अगली बार बेहतर कैसे किया जाए। एक इन्वेस्टमेंट गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। बस आपको यह समझने की जरूरत है कि आपने गलती कहां की और उसे दोबारा न दोहराएं। कैसे करें इन सीखों को लागू? अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को सुधारना चाहते हैं तो ये 5 जरूरी टिप्स अपनाइए। 1. हमेशा प्लान भी रखें। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर निर्भर न रहें। हमेशा बैकअप ऑप्शन रखें ताकि रिस्क कम हो। 2. गलतियों से घबराएं नहीं बल्कि सीखें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो तो उसे अनुभव की तरह देखें और आगे बढ़ें। 3. हर किसी की राय पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एक्सपर्ट से सीखें, लेकिन खुद की रिसर्च सबसे जरूरी है। 4. फाइनेंशियल प्लान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। कोई भी चीज 100% परमानेंट नहीं होती, इसलिए समय के हिसाब से बदलाव करें। 5. लॉन्ग टर्म फोकस रखें। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने सीखा कि भविष्य को कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता। गलतियां इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में लचीलापन जरूरी है ताकि हम अनिश्चितताओं से निपट सकें। अब आपकी बारी। क्या आपने भी कभी कोई फाइनेंशियल गलती की है जिससे आपने सीखा? कमेंट में हमें बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।